नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर और उनकी तीखी टिप्पणियों पर ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष दोनों ही नहीं बचते और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और उनसे जानेंगे कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुआ उसके नतीजे जिस तरीके से आए और जिस तरीके से विपक्ष वहां पूरी तरीके से धराशाही हो गया है। सारी जो एक्सपेक्टेशन थी, सारी जो संभावनाओं जिसकी चर्चा की जाती थी, सारी वो अटकलें अपने आप में खत्म हो गई। जो ये कहते थे कि दरअसल बिहार के अंदर तो जबरदस्त टक्कर है। कोई कहता था एनडीए को एज है, कोई कहता था महागठबंधन को एज है, लेकिन जब नतीजे आए तो एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग लगभग 90% के आसपास है। ऐसे में विपक्ष का भविष्य क्या होगा? क्योंकि अकेला चुनाव नहीं, इसके पहले महाराष्ट्र में लोगों ने देखा, इसके पहले हरियाणा में देखा और ये दोनों वो जगह थी जहां पर ये माना जा रहा था कि दरअसल विपक्ष मजबूत है और विपक्ष की सरकारें बननी चाहिए और अप्रत्याशित तौर पर हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और अप्रत्याशित तौर पर एक बहुत बड़े बहुमत से महाराष्ट्र के अंदर भी जीत हुई। अब जो फॉर्मूला हमारे सामने बिहार का भी दिखाई पड़ता है, नतीजे बिल्कुल बिल्कुल अप्रत्याशित है। 3/4 के आसपास बहुमत है। तो एक के बाद एक इतने बड़े बहुमत से अगर एनडीए और बीजेपी जीत रही है तो सवाल ये उठता है कि या तो बीजेपी माफ करिए विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है, विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है और विपक्ष शायद सत्ता पक्ष से लड़ना भी नहीं चाहता है। वो सिर्फ वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी की बात करता है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो अब डिवीजन होने वाला है, यानी विपक्ष जो बचा खुचा कांग्रेस है उसका भी नाश होने वाला है। तो ऐसे में समझ से जानना बहुत जरूरी हो पाएगा कि विपक्ष का भविष्य क्या है और साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है उसके पीछे के कारण क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, विपक्ष का भविष्य उज्जवल रखना इसलिए जरूरी है कि फिर हम लोग बात ही नहीं कर पाएंगे। मतलब सारी चर्चाएं खत्म हो जाएंगी देश में, सारे डिस्कशन खत्म हो जाएंगे। एक पार्टी की हुकूमत आ गई तो फिर बात क्या करेंगे। बिहार में महागठबंधन की जो हार हुई है विपक्ष की, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं और विश्लेषण चल रहे हैं। आपने जो कहा भूमिका में कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हार हुई, जबरदस्त हार हुई, 202 सीटें एनडीए को लगभग मिली हैं 243 में से। चिराग पासवान की माने अगर जो उन्होंने कहा है कि जो लक्ष्य था वो तो 225 सीटों का था, चिराग पासवान का कहना है बिहार में एनडीए के सामने। अब आप सोचिए कि 225 सीटें उनको जीतना थी और वो अगर 243 में से 225 जीत जाते तो फिर विपक्ष के पास 18 सीटें रहती। तो आप सोचिए कि इरादे कितने बड़े थे। तो अब जो बातचीत का विषय है वो ये है कि क्या विपक्ष खत्म हो चुका है या विपक्ष खत्म हो जाएगा या कांग्रेस खत्म हो गई है या कांग्रेस खत्म होने वाली है। मेरा ऐसा मानना है आशुतोष जी कि न तो विपक्ष खत्म होगा न कांग्रेस खत्म होगी। ये जो बीजेपी ने जो गलती की या बीजेपी से गलती हो गई, जो भी इलेक्शन कमीशन की मदद कहिए कि जो भी मदद मिली उनको, वो गलती ये कर दी कि जीत बहुत बड़ी ले ली उन्होंने। मतलब उसको थोड़ी छोटी कर देते कि पिछली बार जैसे मान लीजिए कि 125 सीटें मिली थी तो इस बार कुछ सीटें बढ़ा लेते कि 140 कर लेते, 145 कर लेते, तो शक उतना गहरा नहीं होता जितना अब हो रहा है। अब तो ये माना जा रहा है कि ये जो जीत है वो पूरी की पूरी मैनिपुलेट की गई है। जैसे कर्नाटक में वोट चोरी हुई, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, हरियाणा में पूरा इलेक्शन ही राज्य का चोर लिया गया और अब बिहार में तो ये कह रहे हैं कि डाका डाला गया, जो आरोप लग रहे हैं। अब हुआ क्या है आशुतोष जी कि अब बीजेपी ने जो कमाल करके दिखाया है, और वो चाहे जो भी हो, जिस भी कारण से वो हो गया बिहार में, कमाल हो गया और बीजेपी उसके लिए
प्रधानमंत्री सहित पूरी बीजेपी ज्ञानेश कुमार को धन्यवाद भी दे रही है। तो अब ये जो उनका कथित डाका है बीजेपी का, कथित कह रहा हूं मैं, अब उसको कायम रखना पड़ेगा, इनको बना के रखना पड़ेगा अपने इस रिकॉर्ड को। बिहार के, पश्चिम बंगाल में भी दिखाना पड़ेगा, असम में भी दिखाना पड़ेगा, तमिलनाडु में भी दिखाना पड़ेगा, केरल में भी दिखाना पड़ेगा कि भाई ये बिहार में जो हुआ है ये ऑल इंडिया का मामला है कि लोग जो हैं वो विपक्ष को नहीं चाहते हैं। और हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि बीजेपी अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अब अपेक्षाएं ये होकर हो जाएंगी कि बीजेपी को सब जगह करके दिखाना है। तो आप पाएंगे कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो एक्सरसाइज है वो जहां जहां चुनाव होने हैं, बंगाल में या तमिलनाडु में या केरल वगैरह में, वहां तो फुल स्विंग में चल रही है। आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में जहां चुनाव 2028 में होने हैं, वहां घरों में एसआईआर के फॉर्म्स बढ़ चुके हैं। मतलब इसलिए कि मेरे घर में आ चुका है फॉर्म। मुझे जिस बड़ी बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, 300 से ज़्यादा फ्लैट्स वाली, उसमें सबको फॉर्म्स पहुंचा दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि आप तुरंत भर के दीजिए। यानी 2028 में चुनाव है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए देश को तैयार किया जा रहा है कि या तो कोई बड़ा मिड टर्म हो सकता है या वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पैनिक में है बीजेपी। हम एक जो चीज आपने भूमिका में कही उस पर आना चाहते हैं कि जीत के बाद मोदी जी ने जो भाषण दिया दिल्ली में, उसमें नीतीश कुमार पर तो कुछ बोले नहीं, बहुत ज्यादा, एक आध लाइन में, एक आध शब्द में। जेडीयू के बारे में भी कुछ नहीं बोले। अधिकांश जो अपना पूरा भाषण था वो कांग्रेस को समर्पित किया उन्होंने, मोदी जी ने। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जब हमला करते हैं तो या तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं या कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं या राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं। आप सोचिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने दो चीजें कही। एक तो बिहार की हार के बहाने या कवर में या आड़ में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल सहित तमाम उसके सहयोगियों को चेतावनी दी, और दूसरी कांग्रेस के असंतुष्टों को आगाह किया कि भैया टूटने वाली है। मतलब देश का प्रधानमंत्री जो रुचि जाहिर कर रहा है वो बीजेपी में नहीं कर रहा है, एनडीए में नहीं कर रहा है, जेडीयू में नहीं कर रहा है, कांग्रेस में कर रहा है। वो कहते क्या हैं कि मैंने आपको पहले भी चेताया था, कांग्रेस को पहले भी चेताया था कि कांग्रेस एक लाइबिलिटी है। कांग्रेस को लेकर पहले भी मैंने चेताया था, और वो पैरासाइट है, मतलब परजीवी है। वो अपने सहयोगियों के कंधों पर चढ़कर या सहयोगियों के बल पर उनके वोट बैंक को निगलती है और उसके बहाने अपनी वापसी करती है सत्ता में। तो वो कह रहे हैं कि सहयोगी दलों से कह रहे हैं कि आपको कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा उन्होंने ये कहा, कांग्रेस का नया नामकरण किया उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जो है मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, एमएमसी नाम दिया उन्होंने। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा ही ये है, जो मुस्लिम परस्ती और लेफ्ट रेडिकलिज्म, ये उन्होंने उनका कहा। अब उन्होंने जो एक बड़ी बात कही वो ये कही कि कांग्रेस के अंदर एक धड़ा पैदा हो गया है। जो ये लोग हैं जिनके लिए उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, नामदार, मतलब जो पदों पर काबिज हैं, वो
देख रहे हैं और चिंतित हो रहे हैं, उनमें निराशा पनप हो रही है कि कांग्रेस किस तरफ जा रही है, किस तरफ ले जा रहे हैं, और क्या कांग्रेस का एक और विभाजन हो जाएगा। और सहयोगी दल समझने लगे हैं कि कांग्रेस सबको एक साथ डुबा रही है अपनी निगेटिव पॉलिटिक्स के कारण। अब ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये एनडीए की बिहार में जीत पर कांग्रेस के बारे में उन्होंने इतना बड़ा वक्तव्य दिया। आप समझिए कि इसके मायने क्या है। तो मेरा इसमें मानना यह है आशुतोष जी कि बिहार की जो जीत हुई है एनडीए की, उसका विपक्ष को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आप मान रहे हैं, देश मान रहा होगा कि विपक्ष खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गया। इन्होंने विपक्ष को होश में ला दिया, बीजेपी ने और मोदी जी ने। और आप प्रधानमंत्री की भाषा से समझ सकते हैं कि वो कांग्रेस को लेकर अभी उनका डर खत्म नहीं हुआ है और बढ़ गया है। मतलब उन्होंने भाषण में ये नहीं किया कि कांग्रेस को खत्म कर दिया हम लोगों ने, क्या कांग्रेस अब खत्म हो गई है। तो अब जो मोदी जी ने किया बड़ा काम, उपकार, देश पर बड़ा उपकार किया, वो ये किया कि जो ज्ञानेश कुमार को तो धन्यवाद दिया ही कि विपक्षी दल अपनी अपनी मांदों से बाहर आ गए, जाग गए। आप अखिलेश को देखें, शिवसेना को देखें, संजय राउत का जो वक्तव्य है उसको सुने, सब एक जुबान से बात कर रहे हैं। शरद पवार भी, ऑफ ऑल द पीपुल शरद पवार, वो ये कह रहे हैं, ये 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो ये जो कांग्रेस के सामने अब जो चुनौती आई है आशुतोष जी, वो ये आ गई है कि मतलब दो तरह की चीजें हैं कि अगर ऐसे ही सब चलता रहा कांग्रेस में जैसा अभी चल रहा है, और चल जो रहा है उसमें कई चीजें हैं। उसमें एक चीज ये भी है कि कांग्रेस में दक्षिण भारत के लोग जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, वो उत्तर भारत को जीतना चाहते हैं। मतलब राहुल जो है दक्षिण भारत की मदद से उत्तर भारत को जीतना चाहते हैं, जो एक बड़ी चीज समझ में आती है, देखने में आ रही है। तो जिस तरह से चल रहा है, अगर वही चलता रहा तो जो डर है वो ये है कि जो महात्मा गांधी की अंतिम इच्छा थी आज़ादी प्राप्ति के बाद और उनकी गोडसे द्वारा हत्या किए जाने के पहले, कि कांग्रेस का काम पूरा हो गया आज़ादी प्राप्त करने के साथ ही, तो अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस का विलय कर देना चाहिए, कांग्रेस को भंग करके लोक सेवक संघ में परिवर्तित कर देना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो दक्षिण के राज्य हैं वो कांग्रेस पर निर्भर नहीं है, और स्टालिन ने दक्षिण भारत को लेकर एक किला बना लिया है पूरा का पूरा, जिसमें बीजेपी उसको अपनी स्थापना के 45 साल बाद भी विंध्याचल के पार भेद नहीं पाई है। और आप देख रहे हैं कि स्टालिन ने डिलिमिटेशन को लेकर, सेंसस को लेकर, पार्लियामेंट में सीटों को लेकर जो दक्षिण के राज्य हैं उनसे जो बातचीत करके जो एक तमाम चीजें खड़ी की हैं, वैसा कुछ उत्तर भारत में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो अब एक जो बेसिक रीजन है हम लोगों की बातचीत में या परेशानी का, वो ये है कि कांग्रेस के अलावा कोई ऐसा दल नहीं है देश में जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो, मतलब ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक। मैंने आपको बताया, बीजेपी का बताया कि वो 1980 से है और संघ 100 साल से है, उसके बावजूद ये लोग दक्षिण में नहीं पहुंच पाए। और आप
कल्पना तो कीजिए कि पश्चिम बंगाल में आज तक बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है, और तमिलनाडु में या केरल में या आंध्र में या तेलंगाना में, और कर्नाटक में भी बनी तो जेडीएस के साथ बनी। तो एक बड़ा जो सेटबैक बीजेपी के साथ है और जो कांग्रेस के साथ नहीं है, कांग्रेस अभी भी एक अखिल भारतीय पहचान है। पंजाब सर, एक माफ करेगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। क्या आप इस बात को एहसास करते हैं कि कांग्रेस में डिवीजन हो सकता है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी इतने पुरजोर तरीके से कह रहे हैं तो इसका मतलब या तो उनके पास कुछ जानकारी होगी, या फिर कांग्रेस के अंदर कुछ इंस्टिगेट किया जा रहा होगा। देखिए, दो चीजें हैं आपके सवाल में, कि या तो इंस्टिगेट किया जा रहा है या कोई जानकारी है। इंस्टिगेट किया जा रहा है, मैं उसको रूल आउट नहीं करता। बिहार चुनाव के पहले थरूर ने जिस तरह के बयान दिए, नेपो किड को लेकर आर्टिकल लिखा, चिदम्बरम ने जिस तरह से कहा कि 26/11 को लेकर जो उन्होंने देश को बताया, और फिर बीजेपी ने सवाल पूछा कि 26/11 को लेकर पाकिस्तान पर हमला नहीं किया गया। कांग्रेस में वो जो लोग हैं जो राहुल गांधी के खिलाफ हैं, वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि ये इस अपॉर्चुनिटी को एक उसमें बदला जाए, तो वो तो ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेसमैन उनके साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जब कमजोर थी 2022 के पहले, भारत जोड़ो यात्रा के पहले, जब ग्रुप ऑफ 23 था जी, और गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी और तमाम लोग, आनंद शर्मा, ये तमाम लोग लगातार लगे रहे और चिट्ठियां लिखते रहे, तब कांग्रेस नहीं टूटी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस समय टूट सकती है, पहली चीज। और कांग्रेस की जरूरत कांग्रेसियों से ज्यादा इस समय विपक्ष को है, कि एक जो सीमेंटिंग फोर्स के तौर पर, जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं है जो चाहे जितने दल उसके साथ हों उनको वो जोड़ सके, अपने साथ रख सके। तो मुझे नहीं लगता कि ये होगा, और मैं बल्कि ये देख रहा हूं कि अगर इस अपॉर्चुनिटी का लाभ लेकर राहुल गांधी अगर इंदिरा गांधी की तरह कोई कामराज योजना लगा दें, और उसमें आपने देखा होगा, आपने शायद पढ़ा ही होगा कि जो सबसे पहला काम जो बीजेपी ने किया कल के रिजल्ट के बाद, वो ये किया कि आरके सिंह को निलंबित कर दिया पार्टी से। आप सोचिए, आरके सिंह इतने केंद्रीय मंत्री रहे हैं और 2024 के चुनाव में वो हार गए थे लोकसभा के लिए, और पार्टी के बड़े फंक्शनरी रहे हैं। उन्होंने जो आरोप लगाया कि अदानी के साथ बिजली का सौदा हुआ बिहार में, उसमें 62,000 करोड़ का नुकसान या अडानी को फायदा हुआ, उसके बावजूद इस बात पर कहने के कि हम सीरियसली लेने के कि ये आरके सिंह ने जो कहा, या सम्राट चौधरी के बारे में जो कहा, उसको सीरियस लेने के आरके सिंह को निकाला गया या निलंबित किया गया। तो ये जो, अगर बीजेपी अब इस मुद्रा में है कि अपने यहाँ के असंतुष्टों को ठीक कर रही है या उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है, तो कांग्रेस तो बहुत आसानी से कर सकती है कि वो इस तरह की चीजों को करे। अब नहीं करेगी, आपको अगर ये आशंका है, तो जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए। और कांग्रेस, मैं नहीं समझता कि आज की स्थिति में देश चाहेगा या कांग्रेस के लोग चाहेंगे। आज भी अगर आप
देखें कांग्रेस की जो फॉलोइंग है देश में, वो कितनी बड़ी फॉलोइंग है। तो इसलिए कोई, आप कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ कहना हाँ, चाहते मैं हैं? सवाल ही पूछना चाह रहा था सर। क्या राहुल गांधी की जो एक इमेज बनी थी एक लीडर के तौर पे, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद और उसके बाद जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर आकर टिक गई, विपक्ष ने एक मोमेंटम गेन किया, राहुल गांधी को लेके कुछ लोगों के अंदर उत्साह पैदा हुआ। क्या राहुल गांधी की लीडरशिप पर क्वेश्चन मार्क और गहरा नहीं हो पाएगा कि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं और पार्टी को लीड नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, एक सवाल तो उठेगा, वो कांग्रेस में उठे उसके बजाय प्रधानमंत्री उठा रहे हैं। तो कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री देश को एजुकेट कर रहे हैं, मतलब बजाय कांग्रेस के अंदर सवाल उठे और लोग कहें, तो लोगों को प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि देखिए कांग्रेस की ये हाल हो गए हैं। मतलब देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस में रुचि इतनी ले रहा है कि कांग्रेस में एक और स्प्लिट हो सकता है। अब आप बताइए कि आप अपनी जो विजय हुई बिहार की, उसको सेलिब्रेट किसके लिए कर रहे हैं? क्या बताना चाहते हैं कि कांग्रेस का नया नामकरण कर रहे हैं, एमएमसी कर रहे हैं, सहयोगी दलों को आगाह कर रहे हैं? तो क्या आरजेडी आरजेडी अगर ये होता बिहार में कि आरजेडी का परफॉर्मेंस तो पिछले परफॉर्मेंस की तरह 75 सीट्स रहता और कांग्रेस का परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही और कम हो जाता, कि 19 सीटों से घट के 4 पे हो जाता, तो समझ में आता कि जो आरजेडी की हार के पीछे या सीपीएम की हार के पीछे या सीपीआई की, सीपीआई को 0 अगर मिल रहा है उसके पीछे, सीपीएम को 1 सीट मिल रही उसके पीछे कांग्रेस का योगदान है इस चुनाव में। अगर आप देखें कि यूनिफॉर्मिटी, मतलब सबका सफाया हुआ है, तो वो आरजेडी कांग्रेस को क्या कहेगी कि आपके कारण हम हारे। तो प्रधानमंत्री क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि उन्होंने जो डुबकी लगाई, मतलब विकासशील पार्टी जो है, विकासशील इंसाफ पार्टी, वो एनडीए के साथ थी तब उसको 4 सीटें मिली थी, अभी 15 सीटें ली, उसको 0 आया। और इतनी बड़ी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, मल्लाहों को, निषाद को, तमाम लोगों को, वो 0 हो गई। तो उसके लिए क्या राहुल गांधी दोषी हैं? क्या कौन दोषी है? कि मुकेश सहनी दोषी है या दीपंकर भट्टाचार्य क्या कहेंगे कि कांग्रेस के कारण ये भट्टा बैठ गया वहां बिहार में? नहीं, ये कोई नहीं कहने वाला। तो इसलिए मैं ये एक जो थ्योरी फ्लोट, मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि राहुल गांधी जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, कांग्रेस को एक मोबाइल थिएटर की तरह चलाते हैं, वो उनको बंद करना पड़ेगा। मतलब अगर वो सीरियस हैं कांग्रेस को जिंदा करने के प्रति और उनको थ्रेट दिख रहा है, एमिनेंट थ्रेट, जो अब केरल में उनको मिलने वाला है कि जहां वो जीतना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में तो नहीं बनाना चाहते पर असम में और केरल में जरूर बनाना चाहते हैं, तो वहां के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और वो जो गोगोई हैं वहां अपने असम में, उन्होंने जबरदस्त तरीके से काम शुरू कर दिया वहां असम में। अगर आप असम की रिपोर्ट देखें और आप अगर तमिलनाडु की रिपोर्ट देखें, तो स्टालिन ने बहुत जबरदस्त तरीके से घेराबंदी शुरू कर दी है। तो इसलिए ये बिहार को लेकर कांग्रेस को आपको अलग देखना पड़ेगा और विपक्ष को अलग देखना पड़ेगा। और कांग्रेस के सामने एक अपॉर्चुनिटी है, जैसा मैंने कहा, कि वो एक काम, मतलब आपने जैसा कहा उसका एक जवाब ये है कि मान लीजिए कि राहुल के खिलाफ विद्रोह भी हो जाए, राहुल कहें कि मैं 2019 की तरह मैं इस्तीफा देता हूं, मतलब 2019 की हार की जिम्मेदारी लेते हुए वो पद छोड़ दें, मान लीजिए, तो राहुल की जगह किसको लाना चाहिए कांग्रेस में? चिदम्बरम को लाना चाहिए? किसको लाना चाहिए? मतलब कौन है कांग्रेस में? और अगर बिहार में बीजेपी का सफाया हो जाता, तो क्या ये कहा जाता कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? तो फिर मोदी जी की कौन जगह, किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ये एक जो जिस तरह के कयास लग रहे हैं
वो थोड़े से हमारे, जो आपने जो दूसरा शब्द कहा वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि इंस्टिगेटेड है, और वो इंस्टिगेशन बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री उसमें लगे हुए हैं कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि कांग्रेस को उसके सहयोगी दलों से आइसोलेट कर दो और कांग्रेस में डिवीजन करके कांग्रेस को एकदम अपंग कर दो। मुझे नहीं लगता, मतलब अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है तो मैं उसको कुछ नहीं कहता, पर मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं या चाहते होंगे कि अब कांग्रेस को रिवाम्प किया जाए, नए सिरे से खड़ा किया जाए, और ये देखा जाए कि कौन लोग इसमें इसको जिंदा कर सकते हैं, कौन लोग चल सकते हैं। और वैसे ही विपक्ष के सामने तो विपक्ष तो बहुत ही जागरूक हो गया है। प्रधानमंत्री जिस तरह से कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं, विपक्ष के बारे में कह रहे हैं, उससे जो ध्वनि निकलती है वो यही निकलती है कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद अगर कांग्रेस पर इतना समय दे रहे हैं प्रधानमंत्री, तो देश को ये मानना चाहिए कि कांग्रेस को लेकर उनके मन में बहुत जबरदस्त डर है कि राहुल गांधी अगर फिर से सड़कों पर निकल गए, भारत जोड़ो यात्रा की तरह इस बार नए सिरे से निकल गए, और कांग्रेस एक नए पुनर्जन्म कांग्रेस ने प्राप्त कर लिया बिहार के बाद, तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो इसलिए मैं उसमें नहीं, अटकलों में नहीं जाना चाहता कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी या विपक्ष खत्म हो जाएगा। मैं इसमें ये देख रहा हूं कि ऐसा कुछ विपक्ष को लेकर, बल्कि मैं ये देख रहा हूं कि बीजेपी में सबसे ज्यादा खौफ पैदा हो गया। मैं विपरीत ये देख रहा हूं कि बीजेपी के जो लोग हैं रैंक एंड फाइल में डर ज्यादा पैदा हो गया कि अरे ये इतने ताकतवर हो गए प्रधानमंत्री और अमित शाह जी। बिहार ने तो आप पाएंगे कि हो सकता है 10-15 दिन, महीने भर में प्रधानमंत्री की इच्छा का रिप्लेसमेंट, नड्डा जी का रिप्लेसमेंट बिना संघ के पूछे हो जाए। मतलब बहुत सारी चीजें आप पाएंगे कि अब हमको, मतलब अगर संघ की कोई भूमिका बिहार में नहीं थी तो हमको संघ की जरूरत ही नहीं है। तो नड्डा जी ने जो कहा था कि हम सक्षम हो गए लोकसभा चुनाव के समय कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, तो अब ये बिहार ने सिद्ध कर दिया कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं। बहुत सारी चीजें अभी मुझे लगता है कि कुछ चीजें मेरे ख्याल से आशुतोष जी अपने को अगली डिबेट के लिए भी रखना चाहिए, नहीं तो आप सारे सवाल अभी पूछ लेंगे तो फिर आप कहेंगे कि अब खरी खरी का अंत कर देते हैं साहब, अब कोई बातचीत आगे से नहीं कर। तो मेरे ख्याल से एक आध सब्जेक्ट तो रखें अपन अगली चर्चा के लिए। बिल्कुल।